सभी साथियों को मेरा नमस्ते। आइए, टीम महाबोधि व राजीव का आपको बहुत प्रणाम है। आइए आज हम लोग बात करेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली बार हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आप दीपक हो, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, है ना। जैसा कि आपको बताया गया कि कोई आपको समझा नहीं सकता है, बुद्धिमान महान बना नहीं सकता है, तो आपको स्वयं से ही पढ़ना होगा। पढ़ाई के लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, अच्छे मानक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपका जुड़ना होगा। पढ़ाई को बहुत साइंटिफिक और सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ना होगा, वैज्ञानिक तरीकों से पढ़ना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। आगामी बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं आप, दरोगा भी देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिहार में बहुत वैकेंसी भी है। हड़प्पा सभ्यता का काल देखिए क्या है। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से, हड़प्पा सभ्यता है क्या? आप इमेजिनेशन कीजिए इस चीज को कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। आप सोचिए, थिंक कीजिए, चिंतन मनन कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, कुछ फिल्में देखिए, देखिए कि कैसे हमारे आदि मानव रहा करते थे, हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे, कैसे वो खाना बदोशी जीवन जीते थे। पढ़े हैं ना आप किस तरह से। पाषाण काल हमने पढ़ा है कि पाषाण कालीन संस्कृति क्या थी। पहले पाषाण काल हुआ, पाषाण काल में भी हुआ, पूर्व पाषाण काल हुआ, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं मध्य पाषाण काल हुआ, फिर मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल हुआ। और नव पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। क्यों क्रांति कहते हैं? कि अब तक ये लोग क्या थे? यायावर थे। इन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन की तलाश में घूमते रहते थे, और यहाँ तक तो मानव का विकास ही हो रहा था। मानव अभी जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में इधर उधर यायावर था। जंगली प्रकार के उनकी दिनचर्या थी कि आप पेंटिंग में देखे हैं, कुछ कुछ के पेंटिंग से स्पष्ट होती है उनकी दिनचर्या। खाने के लिए, भोजन के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते थे। और मुख्य रूप से क्रोड, पत्थर ही उनके जनजीवन का मुख्य आधार होता था। क्रोड फलक की संस्कृति रही है। मोटे मोटे पत्थरों से वो अपने आजीविका की पूर्ति के लिए, चाहे जानवरों को मारना हो, चाहे अपनी सुरक्षा करना हो, करते थे। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से हमारे यहाँ नर्मदा नदी घाटी में ये सबसे जो प्राचीनतम मानव है साक्ष्य मिला है। हालांकि अब तक अफ्रीका से 25 लाख वर्ष पूर्व, 30 लाख पूर्व संभवतः मिल चुका है, लेकिन भारत में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से मिल चुका है। तो पाषाण काल की हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, चूंकि नाम ही है पाषाण, है ना, तो पाषाण से मतलब ही पत्थर होता है। फिर और आग के बारे में जानकारी थी, जाहिर सी बात है, दो पत्थर जब टकराता होगा या फिर दो पेड़ों जंगलों में जब आग लगती होगी तो आग के बारे में जानकारी थी ही उनको। जंगली जीवों से सुरक्षा के लिए, अपने भोजन को पकाने के लिए वो आग का प्रयोग करते थे। लेकिन आग का जो प्रयोग हुआ बहुतायत मात्रा में मध्य पाषाण काल में ज्यादा होने लगा। और मध्य पाषाण का लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तक ये मध्य पाषाण काल है। 13,000 वर्ष पूर्व से मध्य पाषाण काल शुरू हुआ। 13,000 12,000 वर्ष पूर्व से शुरू हुआ और यह चलेगा 10,000 वर्ष पूर्व तक। 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर हम ये शुरू हो गया, वर्ल्ड में शुरू हो गया नव पाषाण काल। और मुख्य रूप से इसमें विशेषता क्या थी कि आग का इन्होंने प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाने लगा। ठीक है, तो इनके जनजीवन में यहाँ से प्रगति हुआ। पत्थरों का जो फलक था, औजार था, वो अपेक्षाकृत अब थोड़ा तेज हो गया, पैना हो गया, हस्त कुठार है, कुल्हाड़ी है। आपने पढ़ा होगा किस तरह से रॉबर्ट ब्रूसफुट ने अतिरेपेक्कम में से ये सबसे पहले प्राचीनतम इन चीजों को ढूंढा था। नव पाषाण कालीन क्रांति में क्या हुआ? अब मनुष्य क्या करने लगा? कृषि करने लगा, अस्थायी बसावट हो गया उन लोगों का, जानवरों को पालतू बनाने लगा, है ना, यातायात के साधनों का विकास हो गया, पहिया खोजा, पहिया से गति हो गया, है ना, पहिया के माध्यम से बड़े बड़े मृत भांड बनाए जाने लगे, चाक से, तरह तरह से जनजीवन में काफी बदलाव आया, सुधार आया, परिवर्तन हुआ। और यहीं पर मनुष्यों ने, आरंभिक मनुष्यों ने तांबा की खोज की। और जब तांबा का खोज हुआ तो इसी को नवपाषाण काल में जो क्रांति हुई, इसको हम लोग ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का नाम देते हैं। बीपीएससी पूछा जा चुका है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में कि चालिकोलिथिक संस्कृति क्या है। तो इसी को नवपाषाण काल में जो नवपाषाण क्रांति में जब तांबे की खोज, और तब इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का निर्माण हुआ, और इसी को हम लोग कैलिकोलिथिक या चालिकोलिथिक इरा कहते हैं। और इस तरह से नवपाषाण काल ये 10,000 बीसी से पूरे वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ। और भारत में लगभग 7,000-6,000 बीसी से भारत में इसकी शुरुआत होती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, बोलन दर्रा है। आप मैप से पढ़ेंगे, है ना, मैप एकदम इंपॉर्टेंट है, मैप के साथ पढ़ेंगे। आप देखिए बोलन दर्रा कहाँ है, गोलन हाइट्स कहाँ है, बलूचिस्तान का क्षेत्र कहाँ है, ठीक है ना। और वैसे क्षेत्र में फिर देखकर उसके बाद हम लोग ये काम करना है, ठीक है।
और उसके बाद देखिएगा मैप से, चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से देखने के बाद आप समझेंगे। और यहाँ से लगभग 10,000, और भारत में 10,000 पूरे वर्ल्ड में इसकी शुरुआत हुई, और 7,000 6,000 BC से भारत में इसकी शुरुआत होती है। और यही चल के हम लोग देखते हैं कि ये पूर्व हड़प्पा का काल आ जाता है। ठीक है, पूर्व हड़प्पा का काल यहाँ से आता है 6,000 BC, 5,000 BC, 4,000 BC। यहीं से ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण संस्कृतियां विकसित होती है, और इसी को हमने पूर्व हड़प्पा का काल कहा है। ठीक है, और इसी पूर्व हड़प्पा काल में जब नवपाषाण कालीन क्रांति के बाद जब ग्रामीण संस्कृतियां विकसित होने लगेंगी, होते 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 आप आगे बढ़ेंगे, तो पूर्व हड़प्पा काल में ये अपने जो विकास का काल है बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगी। और इसका और बृहद रूप मिलेगा 2500 से 2200 2000 BC, है ना। डेटा एनसीईआरटी के आधार पर कोई फिक्स डेटा नहीं है, इसलिए डेटा एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करना है। 2500 BC से 2200 BC विकसित हड़प्पा का काल है। बहुत व्यापक पैमाने पर पूरे वर्ल्ड की सबसे विकसित और सबसे महान सभ्यता हड़प्पा सभ्यता रही, जैसा कि आप सबको इस बात की जानकारी है। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक हमने बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे सभ्यताओं का विकास हुआ। एक मोहनजोदारो एक फिल्म है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, ऋतिक रोशन की फिल्म है, आप इसको देख लेंगे ताकि आपको इससे जानकारी मिलेगी कि हड़प्पा कालीन लोगों की जनजीवन क्या थी, उनकी राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली उनकी क्या थी, है ना। या और भी आप जाइए यूट्यूब से सर्च करके, इस पाषाण काल पर भी कई सारी फिल्में तो देखिएगा, कैसे हमारे आदि मानव थे, ठीक है ना, कैसे कैसे मानव का उत्पत्ति विकास हुआ। LSW में, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है ना, ये कई सारे ईरा हैं, इपोक हैं, हिमयुग हुआ, प्लीस्टोसिन हुआ, तो इस तरह से होलोसिन में हम लोग, फिर ये पाषाण काल का विकास हुआ, पृथ्वी, बिग बैंग थ्योरी आप पढ़े होंगे, फिर आग, फिर उसके बाद पानी, पृथ्वी का नॉर्मल होना, टेम्परेचर का समान होना, पाषाण का, और लगभग मध्य पाषाण काल से पहले ये पाषाण काल, पूर्व में ही पाषाण काल में ही उच्च पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, है ना, उच्च पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और निम्न पूरा पाषाण काल है। और इसी में फिर हम लोग 30,000 वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व, इस समय हम जो अभी ज्ञानी मानव या होमोसोपियंस है, इसका प्रादुर्भाव हुआ। जो हमारा रूप है ज्ञानी मानव या होमोसोपियंस का, इसका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये हड़प्पा, और फिर 2000 BC से 1800 BC ये हड़प्पा में ये पतनोन्मुखी हड़प्पा की प्रवृत्ति आई। हड़प्पा के पतन के संदर्भ में कई सारे कारण बताए जाते हैं, बाढ़, सुखाड़, आगजनी, प्राकृतिक आपदा, कृत्रिम आपदा, महामारी या बाहरी विदेशियों का आक्रमण, कई सारी थ्योरीज है, मेंस में पढ़ना है इसको, ठीक है ना। तो ये, लेकिन नवीन अनुसंधान में यह तय किया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि व्यापार में गिरावट के कारण या कई सारी भौगोलिक, वैश्विक, पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण, है ना, ये अब शहरी संस्कृति, जो शहरी सभ्यता थी, वो अब समाप्त होती और धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृतियां, है ना, विकसित होते गए। मालवा है, कैथा है, इस तरह की भारत के अन्य क्षेत्रों में 1800 से 1750 BC में ग्रामीण संस्कृतियां का विकास होने लगा। और इसी 1750 BC के बाद से हमने पढ़ा कि 1500 BC, 1800 BC और 1500 BC से आर्यंस का आगमन होना शुरू हो गया। इंडो इरानियंस आर्यंस, मध्य एशियाई मूल, मैक्स मूलर, मध्य एशियाई मूल आर्यंस, वहां से ईरान, और ईरान से वो विश्व के विभिन्न भिन्न क्षेत्रों, भागों में उनका प्रवसन हुआ। और हमारे यहाँ जो आए हैं 1800, 1500 BC, 1200 BC, 1000 BC, लगातार भारत में, भारत की समृद्ध भूमि, उर्वर जमीन, नदियों का एक तरह से पूरे भारत में वरदान, और इस तरह से बाहरी लोग भारत की ओर पलायन हुए, प्रवसित हुए आर्यंस। और यही काल रहा है कि बाहरी आर्यंस, इंडो ईरानियन आर्यंस का यहाँ आना हुआ। और तब जाके 1500 से हमने पढ़ा है कि आपने पढ़ा है कि वैदिक काल, ठीक पढ़ा ना, वैदिक काल में ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। हम लोग पढ़ेंगे 1500 से 1000 BC क्या है, ऋग वैदिक, और 1000 BC से 600 BC उत्तर वैदिक काल। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको क्रम समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। अब आइए, आप सभी को मालूम है कि यह आदि ऐतिहासिक कीड़ा है। मैं क्या बोला था, इतिहास क्या होता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसको कहा जाता है, पाषाण काल को, जहां के बारे में केवल हमको पत्थरों से जानकारी है, उनके कंकालों से जानकारी है, यानी यहाँ केवल पूरा तात्विक जानकारी हमें है, मिल रही है, लेकिन साहित्यिक जानकारी है यहाँ नहीं है। विदेशी यात्री वृतांत या उस तरह का कहीं कुछ और है नहीं है। तो इसको हम लोग प्री हिस्ट्री के अंतर्गत, हम लोग इसको पाषाण काल को हम लोग प्री हिस्ट्री के अंतर्गत मानेंगे, ठीक है। अब आदि ऐतिहासिक आइए। अब जो हड़प्पा की सभ्यता, यहाँ एक लिपि है, यहाँ एक लिपि है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। वस्त्रोत्भेदन लिपि है, ठीक है, या चित्राक्षर लिपि इसको कहा जाता है। इस तरह की लिपि है ना, अभी तक इसको समझा नहीं गया, पढ़ा नहीं, इसी तरह की लिपि है ना।
चाइनीज नहीं समझना है इसको, इसी तरह की लिपि, ठीक है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम कई विद्वान पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो पढ़ नहीं पाए, लेकिन अब देखिए, अब तो क्या हुआ कि अब भाई तो साहित्यिक हो गया ना, ये तो साहित्यिक मिल गया हमको, और पुरातात्विक तो है ही। हड़प्पा जैसे मोहनजोदड़ो है, किली गुल मोहम्मद है, राखी गढ़ी है, बनावली है, लोथल है, दैमाबाद, विभिन्न स्थलों से हड़प्पा कालीन जो स्थल है पुरावशेष तो मिला है ना, यहाँ से तो पुरातत्व तो मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिला ही है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य मिल गया और साहित्यिक साक्ष्य है ही, लिपि उसकी है ही विभिन्न पत्थरों पर या सिक्कों पर उस समय की। तो जब साहित्यिक साक्ष्य मिल गया, पुरातात्विक साक्ष्य मिल गया, तब हम क्या कहेंगे, इसको आदि ऐतिहासिक कहेंगे। लेकिन क्यों कहेंगे? चूंकि साहित्य पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये प्रोटो हिस्ट्री हुआ, ठीक है। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री इसके अंतर्गत रखते हैं। और यह प्रोटो हिस्ट्री कहां तक आएगा? यह आएगा वैदिक काल तक, 600 BC तक प्रोटो हिस्ट्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वैदिक काल की जानकारी वेद से मिलती है। प्रारंभिक वेद क्या है? ऋग्वेद है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जब मुझे ऋग्वेद से जानकारी मिलती है वैदिक काल की, तो यहां पर साहित्यिक साक्ष्य तो हो गया, ठीक है, साहित्यिक साक्ष्य हो गया। अब पुरातात्विक साक्ष्यों से इसका मूल भाव यानी कि इसकी तुलना क्या हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो जिस समय साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ अनुसंधान व विकास के क्रम में एक जो मान्यता उसकी है ना, वो पूरी हो जाएगी, तो फिर हम लोग वैदिक काल को भी हम लोग इसको हिस्ट्री एरा में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ 600 BC से इतिहास शुरू हो जाता है। प्राचीन काल 600 BC से लेकर 750 750 AD, 750 AD से लेकर 1761 पानीपत तृतीय मध्यकाल, और फिर 1761 से 1947 आधुनिक काल, 1947 से लेकर 1990 तक स्वतंत्र उत्तर भारत, ये आजादी के बाद का काल, और 1990 का उत्तर आधुनिक काल, ये काल हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? मैं एक बस क्रम बता दिया। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, चूंकि सिंधु नदी के किनारे ही सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। कौन कौन सभ्यता? आपको पता ही है। ह्वांगहो, कौन? चीन की सभ्यता। दजला फुरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। और सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे ये भारत जो सिंधु घाटी यानी हड़प्पा की सभ्यता विकसित हुई, ठीक है। और पढ़ने का तरीका मैं तो आपको बार बार बताया हूं ना कि कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी की किताब, बार बार मुझे पूछा जाता है कि कौन सा किताब पढ़े। भाई एनसीईआरटी की किताब पढ़ना है, ज्यादा नहीं भटकना। ये देखिए, ये अब मैप ले लीजिए, इसको पढ़िए तरीके से। ये है चालकोलिथिक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, नवपाषाण काल के बाद देखिए कहाँ कहाँ हड़प्पा है, रोपड़ है, झूकर है, मोहनजोदारो है, झांगर है, चान्हू जोदारो है, प्रभास पट्टन है। इस तरह से देखिए, ये यहाँ ऊपर हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ आलमगीरपुर है। इसके बाद में फिर ये विभिन्न साइट्स हैं, है ना, कैलिकोलिथिक कल्चर्स का। इसको आप डीप अध्ययन कीजिए, है ना, मैप से बताना। आप देखिए, इसको अपने से अध्ययन कीजिए, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी क्या है, ये भी आप अपना एक कैटलॉग्स बनाइए, है ना, फाइल इसमें रखिए। देखिए आरंभिक भारतीय पुरातत्व का कालखंड समझने में कई लोगों को परेशानी होती है डेट में, तो स्पष्ट डेट दिया हुआ है यहाँ। 20 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान तक निम्न पुरापाषाण, 80,000 वर्ष से मध्य पुरापाषाण, 35,000 वर्ष उच्च पुरापाषाण, 12,000 वर्ष से मध्य पूर्व से मध्य पाषाण काल शुरू हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में 10,000 BC से नवपाषाण काल, आरंभिक कृषक एवं पशुपालक संस्कृति का विकास हो गया, ठीक है। 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा, हाँ 6000 BC में ताम्रपाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ, ठीक है, अभी बताया। 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका विकास हुआ। 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लौह का, लोहे की खोज हुई और दक्षिण भारत में महापाषाण समाधान हुआ। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल शुरू हो गया, ठीक है। ये भी है नीचे, ये दिया हुआ है। हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट। हाँ 1921 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया, ठीक है। 1925 में मोहनजोदड़ो का हुआ, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ऐसे देखने हैं, ठीक है। इस तरह से और भी मैप से देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल का है ना, बुर्जहोम गुफ्त मिला है ना, कहाँ कहाँ, बुर्जहोम गुफ्त कराल श्रीनगर से है, यहाँ सराय खोला है, इस्लामाबाद में स्वात घाटी यहाँ है, जम्मू कश्मीर में सोहन घाटी है, पेबुल चॉपिंग है, दम सादात है, मेहरगढ़ देखिए यहाँ क्वेटा, किले गुल मोहम्मद मेहरगढ़ से पढ़े ना हम लोग, गेहूं जौ का साक्ष्य मिला है यहाँ। फिर दक्षिण भारत में देखिए, कोडक्कल है, तनघल्लूर है, उतनूर है, मस्की है, संगरू, ब्रह्मगिरी, ये सब परमपल्ली है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा नवपाषाण कालीन संस्कृतियां मिली, ठीक है। यहाँ देखिए कोल्डीवास पड़े, चावल का साक्ष्य मिला है, चौपानी मांडो है, बेलन घाटी है, महादहा यहाँ है, ठीक है। असम में भी मिला है, मारुतारू है, गुवाहाटी बरडोला है, ये सब देख लें, बरूडी है, देख लीजिए, है ना। इस तरह से आप एकदम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना, कभी नहीं भूल पाइएगा। जहां रटिएगा, कोशिश कीजिएगा, 5 साल लगेगा, और भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है। ये देखिए
कैसे हड़प्पा सभ्यता पश्चिम एशिया के साथ किस तरह का रिलेशन, एनसीईआरटी का डेटा देखिए। मैं अभी हमने बताया ना कि मेसोपोटामिया है ना, दजला फरात के किनारे यही मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता है। उधर मिस्र में हम लोग देखेंगे नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, यही देखिए, यही ना हड़प्पा की सभ्यता है। हड़प्पा मेलुहा ये लोथल ये जो एरिया है ना, सुतका गेंडोर इसका लास्ट बॉर्डर है, पढ़े ना सुतका गेंडोर ये, ठीक है। और भी ये सब उस समय की समकालीन जो संस्कृतियां थी उसके बारे में है, सारे सोख्ता है, ईरान का है, और ठीक है। ये देखिए इसी तरह से फिर हम लोग को ये भी देखिए, इस साइड में दिया हुआ यही हड़प्पा का मुहर है, मन के मुहर है, देखिए इस तरह का है ना। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मैप में, मैप से ही पढ़ना होता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, मांदा जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, सुतकागेंडोर पश्चिम साइड में, पूरब में आलमगीरपुर, इधर दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए सभी प्रमुख सिंधु घाटी हैं, इसकी सभी सहायक नदियां हैं, है ना, सहायक नदियां, और इसी में रावी नदी है, चेनाब है, सतलज है, झेलम है। अब देखना पड़ेगा आपको, खुद देखिए, एक एक चीज को देखिए। 20 मिनट के वीडियो में संभव नहीं है एक एक चीज बताना, ठीक है। आपने देखिए, ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ ये शहर बसा हुआ है ना। देखिए रोपड़ कैसे पंजाब में है, ठीक है, राखी गढ़ी है, यहाँ पर आलमगीरपुर हुआ, दिल्ली वर्तमान में दिल्ली, यहाँ कालीबंगा हुआ, देख रहे हैं ना कैसे राजस्थान में कालीबंगा, यहाँ पर मुल्तान, यहाँ पाकिस्तान हड़प्पा का देखिए कहाँ हुआ, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। इससे सिंधु नदी के किनारे फिर देखिए कोटदीजी हुआ, यहाँ मोहनजोदारो हुआ, ठीक है, बालाकोट हुआ, सुतकागेंडोर लास्ट बाउंड्री हुआ। फिर देखिए यहाँ पर गुजरात वाले साइड में हम लोग आएंगे, धोलावीरा, यहाँ लोथल पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है लोथल, रंगपुर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा। ये देखिए कोटदीजी, दम सादात, सिसवाल, आमरी नाल, ये सब संस्कृति है, ठीक ना। सिंधु के साथ साथ उस समय की और जो पूर्व से जो संस्कृतियां चली आ रही थी वही सब संस्कृतियां हैं। सिसवल है, कोटदीजी है, दम सादात, आमरी नाल है। हड़प्पाई, आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति जो हमने बताया कि 3500 बीसी से 2500 बीसी जो आरंभिक हड़प्पा का काल है, प्रारंभिक हड़प्पा का काल है, पूर्व हड़प्पा का काल, उसमें ये सब संस्कृतियां, आमरी नाल है, दम सादात, कोटदीजी है, ठीक है। ये सब देखना है। ये देखिए एनसीईआरटी किताब में कहाँ धौलावीरा से जो जलाशय मिला है, ठीक है, ये सब धातु के औजार मिले हैं, हड़प्पा कालीन पूरा वस्तु है, ठीक ना। एनसीईआरटी की किताब में सारा चीज दिया हुआ है। एनसीईआरटी ही आपका सब कुछ, रामायण महाभारत। कई लोग हमसे पूछते हैं सर कौन सा किताब पढ़े, कुछ नहीं, एनसीईआरटी पढ़िए, ज्यादा पढ़िएगा फंस कर रह जाएगा, बेसिक चीज पढ़िए। देखिए ये हुआ हड़प्पा कालीन संस्कृतियां, हड़प्पा के बाद की संस्कृतियां है ना, झूकर है, झांगर है, उसके बाद यहाँ समाधानिक प्रणाली है, आहार है, कैथा है, मालवा है, गैरिक है, जोड़वे है, सब का काल। देखिए आहार का काल है कि 2400-1400 बीसी, कैथा संस्कृति 2000 से 1800 बीसी, मालवा 1700 से 1200, गैरिक मृदभांड 2000 से 1500, जोड़वे 1400 से 700। ये सब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण संस्कृतियां हैं। हड़प्पा की जब सभ्यता का पतन हुआ तो संस्कृति तो रही, यही संस्कृतियां हैं। ये सब पॉटरी के आधार पर ये सब दिया हुआ है ना। यहाँ पंजाब वाले समाधानेच है, गैरिक है, पीले मृदभांड है, यहाँ अरब सागर हुआ, लाल चमकीले पॉटरी हुआ, कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है, ठीक, देख लीजिएगा। यूपीएससी वाले भी इसको विशेष कर देखिएगा, ठीक है, ये देखना है आपको, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। अब देखिए पूरी तरह से भारतीय इतिहास के कुछ और मैप्स है, इसमें पूरा का पूरा हड़प्पा के बारे में, सभी साइट्स के बारे में दिया हुआ है, तो यही पढ़िए। अब मोहनजोदारो की क्या क्या विशेषता है, ठीक है। अब देखिए तिब्बतिया साल ओढ़े हुए शिव की मूर्ति मिली है। लोथल से क्या है भाई, तो डॉकयार्ड है, तो यही मैप बना के यहीं पर लिखिए, कभी नहीं भूल पाइएगा। नोट्स बनाइए, नोट्स कॉपी में तैयार कीजिए, इसको मैप को लगेगा, जो जो जहां जहां से मिला है। अब जुते हुए खेत कहां से मिला है भाई, कालीबंगा से मिला है, तो वहीं लिखिए ना। बीपीएससी में पूछा गया जुते हुए खेत का साइज कहां से मिला है, ठीक है, तो कालीबंगा के नीचे लिखिए जुते हुए खेत, कभी नहीं भूलेंगे। कहां में है तो ऑटोमेटिक पता होगा कि भाई हरियाणा में है, पंजाब में है कि गुजरात में है, तो कभी नहीं भूलेंगे। बाउंड्री इसका क्या, हिंडा नदी कहाँ है भाई, राखी गढ़ी कहाँ है, बनावली कहाँ है, मांडा किस नदी के किनारे है ना, ये देखना है। चेनाब नदी के किनारे कौन कौन नदी, साबरमती के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे है, भगवा किस नदी के किनारे है, ये सब देखना होगा आपको, ठीक है। नर्मदा नदी किनारे कौन सा साइट है, धौलावीरा कहाँ, तो इस तरह से पढ़ना होगा, तब जाके फिर आपकी पढ़ाई पूरी समग्रता एकाग्रता से होगी, तब चीजों को आप समझ पाएंगे, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीका पढ़ने का होगा। ये मैं पेज अलग अलग समझाने के लिए लिया हूँ, आप स्पाइरल करा लीजिए, अपना जो नोट्स बनाए हैं सब कभी नहीं भूलेंगे। चाहे बीपीएससी छोड़ दीजिए, यूपीएससी की अच्छी तैयारी होगी, ठीक ना, बीपीएससी कौन कहता है, ठीक है। और साथ साथ पढ़ाई करेंगे, तो मैं तो बताया था कि आपको पढ़ाई करनी है तो एटलस के साथ पढ़ाई करनी है। चाहे ज्योग्राफी पढ़ना है, करेंट पर, यही पढ़ाई का वैज्ञानिक तरीका है। तो पोथी पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, तो देखिए इंडियन हिस्ट्री के दिया हुआ है ना मैप, यहाँ हड़प्पा का साइट है, पूरा दिया हुआ है। आगे आगे बढ़ेंगे तो आगे चल के वैदिक पढ़ेंगे, और भी हम लोग एंशियंट का मौर्य सम्राट देखेंगे, गुप्ता देखेंगे, और आगे चल के देखेंगे, देखिए है ना हड़प्पा का साइट, ये सब एरिया है,
पढ़िए एटलस से, ऐसे पढ़ना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो रखना ही होगा भाई, बार बार मैं बताता हूँ इन चीज़ों के बारे में। प्लस आप दरोगा का जो एग्जाम दे रहे हैं या बीपीएससी में, तो पता है ना कंपलसरी हिंदी है। एक हमारे मित्र हिंदी में उनका क्रॉस लग गया, सोच लीजिए। अभी की अब एसडीएम होते हैं हिंदी में, तो अच्छी किताब है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की। एक एक चैप्टर पढ़िए, दो चैप्टर, एक एक चैप्टर पढ़िए, आधा चैप्टर पढ़िए रोज, बिल्कुल हल्का आसान हो जाएगा, आधे घंटे का बस। अब देखिए इंस्पिरेशन के लिए हम लोग कॉमन मैंने तो 24 घंटा में 24 बार हमारा दिल दिमाग काम नहीं करता है, तो इस तरह की किताब नेपोलियन बोनापार्ट। मैं अपने सेनापतियों को मिट्टी से गढ़ा हूँ। अब बताइए, कोई रोना रोएंगे आप? मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट, ऐसे ऐसे लोग रखिए। और मैं बताया हूँ कि ये किताब आ गई है साक्षात्कार वाली, इसको ले लीजिए आप लोग, है ना। ये पीटी मेंस इंटरव्यू सब में काम की चीज है, पर्सनालिटी वाली किताब आ रही है, तो बड़े काम की चीज होगी, ठीक है। ये करना है, ये तो रखना ही है। अध्यायवार क्वेश्चन बैंक इसी से पता होगा ना। अब जैसे हम अब इंडस पढ़ रहे हैं, तो भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा भाई, तो लीजिए 64वीं बीपीएससी से क्वेश्चन पूछ दिया कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, पूछ दिया ना। तो मेहरगढ़ से, जैसा कि अभी हमने बताया। ये पढ़िए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, अगली बार फिर आएगा तो फिर आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अब देखिए 63वीं बीपीएससी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला वास्तुकला। तो पक्की ईंट से बनी इमारत, ये देखिए पढ़ लीजिए, देखिए कैसे हो गया। क्वेश्चन बैंक के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ ही पढ़ना, विद्वान नहीं बनना है आपको, रिसर्च नहीं करना है। हड़प्पा कालीन स्थल, हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ? धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, लोथल। सोचिए कहां से हुआ? बनावली से हुआ। इस तरह से पढ़ना है। बनावली क्या क्या विशेषता है और जगह की क्या क्या विशेषता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, एस एम वत्स, के एन दीक्षित, बी एस स्मिथ। बताइए इसमें कौन नहीं है? एस एम वत्स नहीं है, तो ऐसे देखकर पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा ना क्वेश्चन बैंक के साथ। ये हुआ पढ़ाई का बेस्ट और स्मार्ट तरीका। ये तो आपके गाइड है, इसको पढ़ना ही। अब आइए इसको हम लोग फिनिश करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन, खोजकर्ता कौन है भाई? तो चार्ल्स मैसन, ठीक है। चार्ल्स मैसन इसके खोजकर्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा चार्ल्स मैसन साहब को, ठीक ना। ब्रिटिश भारत पर जब आए हैं तो हमारे लिए तो वो शोषण तो किए ही है, लेकिन कुछ अच्छा चीज कर भी गए हैं। हालांकि ये नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। अच्छा क्या किए हैं? गुलाम बना के रखे हैं हम लोग को। लेकिन चलिए कुछ ऐसे ऐसे महानुभाव हमारी सभ्यता संस्कृतियों के बारे में बताए हैं, चलिए इसके लिए हम लोग उनके थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हैं। हालांकि नहीं होना चाहिए, हम लोग ब्रिटेन के नहीं, इनके थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हैं। मैसन साहब के हैं, जो इन्होंने खोज कर हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को उजागर किया, ठीक है। चार्ल्स मैसन देखना 1826 में, ठीक है, खोज करता है। बर्टन बंधु इनके साथ में थे, ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसन देख लीजिएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, भारतीय पुरातत्वविद का इनको जनक कहा जाता है। कनिंघम साहब, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जॉन मार्शल साहब भी बहुत बड़े पुरातत्वविद थे 1931 में। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ये सब लोग मिलके हड़प्पा साइड से जुड़े हुए लोग हैं। कैसे पूछा ना कि इतिहास कौन कौन इतिहासकार हड़प्पा से जुड़े हुए नहीं है, आगे सब देख लीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब हैं, सर जॉन मार्शल साहब हैं, दयाराम साहनी जी हैं, राखलदास बनर्जी दी हैं, बटन बंधु हैं, चार्ल्स मैसन, ये लोग हैं जो नहीं होंगे, हो गया, ठीक है। नामाकरण, सिंधु सभ्यता का नामकरण, सिंधु सभ्यता, सरस्वती, हड़प्पा। इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पहले बोला जाता था, लेकिन 1970 में जो नवीन इतिहास लेखन हुआ उसमें कहा गया कि भाई सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यताएं बसेगी उसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोला जा सकता है। लेकिन ये सभ्यता तो सिंधु की सभी सहायक नदियों के साथ साथ ऊपर हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं तो नीचे ये तो भाई गुजरात महाराष्ट्र तक फैली हुई है, दैमाबाद तक फैली हुई है, तो कैसे इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहेंगे? तो हड़प्पा सभ्यता बोलिए, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता हो गया, ये तो मैं बता दिया आपको। इसकी विशेषता आपको पता, वर्ल्ड क्लास का ये सिटी था, वर्ल्ड क्लास की सिटी थी। आज भी हमारे शहर उतने सिस्टमैटिक और साइंटिफिक नहीं है। ये जो नगरीय सभ्यता थी ना वर्ल्ड की, इसकी कोई जोड़, तभी का रोम मिस्र यूनान मिट गए जहां से सारे। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, ठीक ना। यही हमारी बात, नगरीय वर्ल्ड क्लास की नगरीय। फिर एक से ईंटा था, चौकोर बोर्ड था, चेस बोर्ड का था, लाइटिंग, ड्रेनेज, 2 मंजिला मकान, मजा, ठीक है ना। ये देख लीजिए नगरीय सभ्यता थी। कांस्ययुगीन सभ्यता थी, मैं बताया कि तांबा और टीन को मिलाया जाता है तो ब्रोंज तैयार होता है, ब्रोंज, ठीक है, यही कांसा है, ठीक है। तो ये सभ्यता कांस्ययुगीन थी। जैसा कि बताया कि नवपाषाण काल में, जो नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुआ 6000 बीसी में, तो उस समय ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति चला। और अब हड़प्पा सभ्यता में जब टीन खोज हो गया तो तांबा टीन को मिला के ब्रोंज बना दिया गया, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक क्यों कहा गया है? प्रोटो हिस्ट्री हमने बता दिया, चित्राक्षर लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ लिया जाएगा तो ऐतिहासिक काल में इसकी गिनती हो जाएगी। हम लोग जो अभी 600 बीसी से पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ने लगेंगे 2500 बीसी, 3000 बीसी से पढ़ने लगेंगे, वो इतिहास भी तय करेंगे, ठीक है। शांति प्रिय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान तो था ही, ठीक ना। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक काल व्यापार प्रधान था, ठीक ना। एलवन
L2 L3 समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। इस तरह से ये सभ्यता जो पूरी तरह से व्यापार पर टिकी हुई थी, ठीक है। मान लीजिए कि L1 विदेशी हो गया, ठीक है, मेसोपोटामिया हो गया, मेसोपोटामिया, L2 शहर हो गया, राखी गढ़ी है, बनावली है, मोहनजोदारो, ये गांव हो गया, ग्राम ग्राम। तो गांव में खेती होती थी, खेती किसानी, दूध, कपास, मक्का, ये सब ग्रामीण संस्कृतियां। और ग्रामीण जो ये फसलें होती थी ये सब लाया जाता था कहाँ, शहरों में बेचने के लिए। राखी गढ़ी, बनावली, जोधरो, मोहनजोदारो, ठीक ना, ऐसे शहरों में लाई जाती थी। और ऐसे शहरों में गांव से जब लाई जाती थी और चूंकि उत्तम क्वालिटी की चीजें होती थी, यही सारी चीज विदेशी भी यहाँ आकर्षित होते थे। मेसोपोटामिया के लोग होते थे, इराक के आते थे, ईरान से आते थे, उस समय बलूचिस्तान से आते थे, अरब सागर से आते थे, नाव तो उस समय थी ही ना। और यही एक बृहद जो है सो सभ्यता, व्यापार, वाणिज्य केंद्र का विकास हुआ था। तो ग्रामीण संस्कृतियां, शहरी संस्कृतियां और विदेशी, ये तीनों जुड़े हुए थे, ठीक है। गांव, शहर और अंतरराष्ट्रीय यानी वैदेशिक। और तो इसी से ये सभ्यता चलती थी, ठीक ना। और इसी में कहीं ना कहीं लंबे समय काल में 5,000 10,000 वर्ष में 500 वर्ष में 10,000 सॉरी 500 वर्ष, 800 वर्ष, 1000 वर्ष परिवर्तन तो होगा ना भाई। अभी कोरोना हुआ था, पता था क्या किसी को? देख रहे हैं पूरे दुनिया में लॉकडाउन है। कभी आपने कल्पना किया था? हमारे पूर्वज कभी सोचोगे किस तरह की महामारी बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? आई ना। नेचर तो बैलेंस करेगा ना अपने चीजों को। जब आतताई करेंगे हम लोग, नेचर पर चढ़ जाएंगे ऊपर से। तो यही हुआ होगा, इस समय भी कुछ इस तरह की घटना हुई होगी। और तीनों में जो परस्पर जुड़ाव था, ये जुड़ाव जो है सो टूटना शुरू हुआ। तो बस सभ्यता खत्म हो गई, संस्कृति रही, ठीक है। हाँ, अब देखिए स्थानीय मत है द्रविड़ सभ्यता थी, इससे ज्यादा पूछा नहीं। विदेशी और सुमेरियन सभ्यता ये काम की चीज नहीं है। यूपीएससी वाले, मेंस वाले देखिएगा, ठीक है। ये मैं बता दिया हूँ कि उत्तर में जो बाउंड्री जम्मू कश्मीर में मांडा है, चेनाब नदी किनारे पूछा जाता है, ठीक है। पूर्व में जो है आलमगीरपुर यूपी में हिंडा नदी किनारे पूछा जाता है। दक्षिण का जो विस्तार है दैमाबाद प्रपरा नदी किनारे पूछा जाता है। सुदका गेंडोर ये दास नदी के किनारे है, पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है, ठीक है। आर्थिक रूप से मुख्य व्यवसाय पता ही है, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, मुख्य रूप से ये सब था। बाकी डिटेल्स में फैक्ट्स में लूसेंट व एनसीईआरटी के फैक्ट्स में पढ़ लेना है, पढ़ लीजिएगा उसमें, लूसेंट वाले में, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, उस ज्यादा नहीं पूछेगा। ये सब फसलों, गेहूं जौ तो पता ही मुख्य फसल है, पता है ना। सबसे पहला उपजाया जाने वाला फसल गेहूं और जौ है। मेहरगढ़ में मिला है, प्राचीनतम साग पूछा ये बीपीएससी में, ठीक है। कपास तो पता ही है, कपास के बारे में इनको जानकारी थी। सिंधु घाटी के लोगों को कपास से कपड़ा बनाया जाता था, ठीक। मोहनजोदारो फिल्म देख लीजिएगा, ठीक ना। मोहनजोदारो फिल्म देखना है। एक अमर और मैं बता देता हूँ, अब इतिहास पढ़ना है तो इस तरह से पढ़ना है कि कभी आप नहीं भूले। इसके लिए जो भी फिल्में इतिहास में यूट्यूब पर जाइएगा, अब इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ताम्रपाषाणकालीन को पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिएगा कि इससे रिलेटेड फिल्में देखना है आपको। अब मुझे अब याद नहीं है कौन सी फिल्में हैं, ठीक है। हालांकि मैं भी देखा था एक दो, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें मुझे याद है हड़प्पा के लिए मोहनजोदड़ो फिल्म है, ठीक ना। हड़प्पा में आप मोहनजोदड़ो फिल्म देख लीजिएगा, आपको सारा हड़प्पा का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आपको उस एंगल से देखना है, ठीक। किस एंगल से देखना है भाई? पढ़ाई के एंगल से देखना है, ठीक ना। इसके साथ ही साथ आप एक पिक्चर देखेंगे, ये श्याम बेनेगल की डिस्कवरी ऑफ इंडिया सीरियल है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें ये सभी पूरे इतिहास को लगभग 55 एपिसोड में बताया गया है। तो पूरा एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक मजा आ जाएगा, देख लीजिएगा उसको, यूट्यूब पर है। एक एक एपिसोड धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे, ठीक ना। कपास नदी तालाब द्वारा सिंचाई होती ही थी। सोना मिलता था, सोना कोलार कर्नाटक से, तांबा खेतरी से बहुत बार पूछा जाता है। और भी लाजवर्द मनी है, ईरान से, अफगानिस्तान से आता था, बलूच से आता था। तो देख ले, हाँ, सोना चांदी तांबा पर नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तांबा पूछा भी था, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह लोथल है, बालाकोट है, सुदका गेंडोर, ये सब बंदरगाह है। लोथल इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। समाज मातृसत्तात्मक थी, पहली बार यही समाज मातृ भारत में है, माताओं की प्रधानता थी, ठीक ना। महिलाओं की ये जो समाज थी महिला प्रधान थी, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा। फिर तो वैदिक काल में तो पितृसत्तात्मक समाज हो जाएगी ना। हालांकि आरंभिक वैदिक काल में ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति अच्छी रही है, ठीक है। न पर्दा प्रथा था, न बाल विवाह था, बड़ा सभा समिति में भी उनकी अच्छी भूमिका होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे समाज में जटिलता बढ़ेगी, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति खराब होती जाएगी और मातृसत्तात्मक समाज के बदले में पितृसत्तात्मक समाज की प्रधानता हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मातृसत्तात्मक समाज, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ठीक है। ये प्रकृति पूजक थे, पेड़ पौधा, पर्वत, पठार, झील, झरना, नदी, इन्हीं को पूजते थे, ठीक। तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते ही, तो भेड़ तो पालते थे तो ऊनी वस्त्र हो गया, सूती वस्त्र कॉटन उपजाते थे, ठीक, खेतों में, तो हो गया। धार्मिक दृष्टि, अलौकिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण था, ठीक है। अलौकिक व्यवहारिक का मतलब हुआ है ना, व्यवहारिक थोड़ा सा थे, ठीक ना। और व्यवहारिक दृष्टिकोण का मतलब यह हुआ कि प्रकृति पर भरोसा रखते थे। समाधान की भी इनकी प्रणाली थी, मरने के बाद जो इनके आवश्यक जो इनके साथ साथ दफन कर दिया जाता था, ठीक ना। तो बड़ा ज्यादा आध्यात्मिक और जैसे
उत्तर वैदिक काल के बाद जो धर्म दर्शन का जो विकास हो रहा है, इस तरह की इनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, भौतिकतावादी अलौकिक प्रवृत्ति के थे, व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले थे। ठीक, पुरुष महिलाओं दोनों आभूषण पहनते थे, ये तो होना ही, मनोरंजन के लिए भी, पशु प्रकृति पूजा समझने के लिए सब चीजें। प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता। ठीक, प्रश्न पूछने का सिंपल फंडा है, मैं बार बार बताया हूँ कि क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करना है, क्वेश्चन बैंक के ट्रेंड को फॉलो करना है, वरना हड़प्पा सभ्यता पढ़ते पढ़ते जीवन जिंदगी निकल जाएगी। आप पढ़िए, रोमिला थापर जी को पढ़िए, एल बॉसम को पढ़िए, के एल श्रीवास्तव को पढ़िए, डॉक्टर आर एस शर्मा को पढ़िए, पढ़ते जाइए, चले जाइए लाइब्रेरी में जाके, बिहार आर्काइव में चले जाइए, दिल्ली म्यूजियम में चले जाइए, दिल्ली लाइब्रेरी में, या फिर चले जाइए यहाँ पर खुदावत लाइब्रेरी, पढ़ते रहिए सिंधु सभ्यता, पूरा जीवन लग जाएगा सिंधु रिसर्च करने में। ठीक ना, तो उतना ही लेना है पानी, गंगा माँ से उतना ही पानी लेनी है जितना की आवश्यकता है। बीपीएससी पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी के लिए दरोगा तो दरोगा, यूपीएससी तो यूपीएससी, ज्यादा लीजिएगा तो जीवन भर पानी ही लेते आते जाते रहिएगा। ठीक ना, हम लोग ये किए ऐसे दर्द इसलिए झेल बता रहे हैं। राजनीतिक में शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। जाहिर सी बात है कि भाई जो लोग संपन्न होते हैं शासन उनके हाथ में होती है, तो चूंकि व्यापार पर इसकी प्रधानता थी तो वणिक वर्ग का शासन रहा होगा। ठीक है, ये अनुमान है। राजनीतिक संगठन का अभाव था। ठीक है, पुरोहित द्वारा शासन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मंदिर का अवशेष तो है ही नहीं, अस्त्र शस्त्र का अभाव था। ठीक है, अस्त्र शस्त्र तब न होगा जब आर्यन आएंगे तब ना। ये मैं बस ऐसी समझाने के बता दिया था इसी पट्टी में, इस सभ्यता का। अब सभ्यता का विकास इसी पट्टी में क्यों हुआ, इधर क्यों हुआ, सोचिए जरा। इसलिए इस पट्टी में हुआ ना कि इनका प्रवसन जो हुआ है, मेहरगढ़ यही है ना, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से जब इनका आना हुआ, ये जो बुलंद दर्रे हाइट्स है, हिंदुकुश रेंज है, तो भाई इसी से ना जब होगा तो धीरे धीरे विस्तार और संस्कृतियों का होगा। तो ऐसे ही ना होगा, जंगल को साफ करना पड़ता होगा, आना पड़ता होगा, धीरे 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 ये सब हड़प्पा का। चूंकि सभ्यता जब भी विकसित होगी तो नदी के किनारे होगी। सिंधु घाटी एवं उसकी अन्य सहायक नदियां हैं यहाँ पर, है ना, सिंधु घाटी, वन, चेनाब, सतलज, रावी, इधर से भी कई सारी नदियां हैं। तो इसके कारण नदी घाटी के किनारे ही सभ्यता का विकास आज भी हुआ है, पहले भी होता था, बाद में भी होगा। ठीक ना, जल ही जीवन है। ठीक, जल से कृषि होती थी, उत्पादकता उनकी बढ़ती थी, भोजन बनाने के लिए, रहने के लिए जल की आवश्यकता, तो पूरा बॉडी तो पानी ही पानी है। ठीक है, तो इसके कारण धीरे धीरे इसका विकास होगा। वैदिक काल में देखिएगा, ऋग वैदिक काल की भी यही पट्टी है, उत्तर वैदिक काल में और बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। महाजनपद एरिया में और बढ़ेगा, और मौर्य साम्राज्य आते आते बिहार, पाटलिपुत्र पूरे राजधानी का केंद्र बनेगा। धार्मिक मातृ देवी की उपासना है ही, वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी ही। ठीक है, पशुओं के कुबड़ वाला बैल मिला है। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो क्यों महत्वपूर्ण है भाई, तो मोहनजोदड़ो से शिव जी वाला मिला है। ठीक है, मूर्ति पशुपति शिव की मोहनजोदड़ो से मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ना, याद रखिएगा। वैश्विक व्यापार, व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक ना, गांव में आप जाते हैं चावल दाल दीजिए आप, मैं आपको चावल दुकानदार को आप दीजिएगा, दुकानदार पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा। ठीक था, यहाँ भी होता था, मेसोपोटामिया वाले आते होंगे यहाँ पर, वो अपना देते होंगे वहाँ का कुछ धातु अयस्क या खनिज, या वहाँ की कुछ सामग्री देते होंगे, अंजीर देते होंगे, ड्राई फ्रूट्स देते होंगे, या और भी तरह तरह की चीज़ें देते होंगे। यहाँ से जो चीज़ें बनाई जाती थी, कपास हुआ या फिर मनके हुए, तरह तरह के गहने, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें दी जाती थी। ठीक ना, हाथी दांत और भी तरह तरह से तांबा, सोना चांदी के बने हुए जो चीज़ें होती थी। ठीक ना, सोना। हिंदू विदेशी व्यापार, इराक से, ईरान से, बहरीन से, मिस्र से, पता मेलुहा भी आया है, तो इराक ईरान इससे व्यापार होता था। चान्होदरो लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना इंपॉर्टेंट है। चान्होदरो लोथल मनका बनाने का कारखाना, वस्त्र उद्योग संध्यावासियों का प्रमुख उद्योग था, प्रमुख केंद्र मोहनजोदारो था। ठीक है, ये मोटा मोटी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी डिटेल्स इसका और कुछ फैक्ट्स है पार्ट 2 में, फिर इस हड़प्पा की सभ्यता का पार्ट 2 मैं बताऊंगा, और उसमें फिर आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तब तक मैं समझता हूँ कि आप समझ एक आध बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो देख लीजिए, बोर्ड पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स आपको खुद बनाना है, ये नहीं कि मैं बता दिया बस, नहीं, नोट्स बनाना है। अपने मेहनत नहीं कीजिएगा तो मेहनत बहुत भारी पड़ेगा, पीटी निकालने में 2, 3 साल 4 साल लग सकता है। इसलिए मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, और खुद से मेहनत कीजिए। 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए, रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ना मैं तो बताया हूँ बार बार। ठीक है, देख लीजिए, फिर अगले सीजन में मिलेंगे। ठीक है, तब तक नमस्ते सब। ठीक।